सूरत हाल में अशरफ शाद के साथ खुश आमदेद। तैयब असफ़ी का आदाब। शाद साहब, पाकिस्तान में ख़बरें बहुत गर्म हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? पाकिस्तान में ख़बरें तो खैर हमेशा गर्म रहती हैं, और क्या होने वाला है तो आजकल वो नजूमी लगे हुए हैं इस काम पर बताने के लिए कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, इन प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कहा है मैंने, कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तानी सियासत का, कि उसमें नॉन इश्यूज़ पर, यानी ऐसी बातों पर जिनका कि कोई यानी इनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस पर हम ज़्यादा वक्त खर्च करते हैं। आप तमाम टीवी चैनलों को देख लीजिए, वो मैं तो खैर टीवी चैनल्स पाकिस्तान के नहीं देखता था आदतन, अब मैं कभी कभी देख लेता हूँ, ये इस प्रोग्राम की वजह से कुछ मालूम हो कि क्या हो रहा है। 2-3 बार साहब वो सफदर को जनाब जो है वो दरवाज़ा तोड़कर उनको गिरफ़्तार करके ले गए। अच्छा, आईजी का अगवा हो गया साहब, आईजी का अगवा हो गया। कमाल की बात है, एक आईजी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जो कि एक पूरे सूबे की पुलिस का हज़ारों यानी एक इतनी बड़ी फोर्स है, उसका सरबराह, और उसको 2 आदमी आए और आपके वो इतने मासूम बेचारे भोले हैं मुन्ने मियाँ कि वो उनके साथ जाके चले गए, अगवा होकर चले गए उनके साथ। इस्तीफ़ा दे देना चाहिए उस आईजी को फ़ौरन। जो आईजी खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो सूबे की हिफाजत कहाँ से करेगा? अच्छा, अब उस पर जनाब चल रहा है आईजी का इस्तीफ़ा, वो अपने बाजवा साहब भी फ़ोन कर रहे हैं, बिलावल साहब भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तो ये चल रहा किस्सा जिसका कि कोई, मैं आपको बताऊं कि वो एक रिपोर्ट आ जाएगी ऐसी मामूली सी, पाकिस्तान में आपको पता है कि रिपोर्टें जो आती हैं। अच्छा, दूसरा साहब वो सफदर के ख़िलाफ़ मुकदमा कैसे हो गया? सफदर वो एक बेवकूफ़ सा आदमी है। सफदर जो है ये अपना, वो बेचारा अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए, और अपनी जो मरियम नवाज़ उनकी बेगम है और वो ख़ानदान जो है उनका, उनको ज़रा खुश करने के लिए वो बेवकूफ़ी की, यानी जिस तरह के वो बेचारे एक मामूली से जो वर्कर होते हैं ना, नारे लगाते हुए बहुत ही उछल के और करके, तो वो करने की कोशिश करता है। वो कायद आज़म का मज़ार पे जाके उनकी जनाब जो है अंदर जाकर वो ये कर रहा है। अच्छा, पूरा आप देखिए पाकिस्तान में, आप अगर टीवी देखिए तो वो यही लगेगा कि साहब बस आईजी का अगवा हो गया, सफदर को कैसे गिरफ़्तार कर लिया। और तीसरा जो है वो ये बिलावल जो है वो उन्होंने, वो क्यों नहीं आए बलूचिस्तान में, वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रहे हैं, फ़ला क्यों नहीं किया उसमें। मतलब ये कि सिफ़र बेवकूफ़, यानी ऐसी चीज़ें जिनका कि कोई, जिनका कि ना तो जिनका कोई असर है किसी चीज़ पर। तो मैं इस पर तो आप मुझसे बात ही मत कीजिए, मैं बिल्कुल मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, पीडीएम के जलसों के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़ोरदार जलसे हुए, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन की तहरीक और ज़ोर पकड़ेगी या फिर ऐसे ही? देखिए, जलसे तो यकीनन अच्छे हुए हैं और होने भी चाहिए। अब 3 जलसे से लाहौर में। देखिए, ये पीडीएम जो है, आप इसकी कंपोजिशन देखिए ना, इसकी जो है, इसमें 2 बड़ी जमातें, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जनाब पिछले 50 साल में, यानी पाकिस्तान की तारीख़ तो उस वक्त से ही अब चल रही है ना, जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था, उसके बाद से तो 50 साल की तारीख़ है वो पूरी। उस 50 साल की तारीख़ में आप 20 साल निकाल दीजिए फ़ौजी हुकूमतों के, ज़िया-उल हक़ के और परवेज़ मुशर्रफ के, बाकी जो साल बचे हैं, बाकी 30 साल, उसमें इन्हीं की हुकूमत रही है बारी बारी। 15 साल इन्होंने हुकूमत की, 15 साल इन्होंने हुकूमत की, अपना नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर ने, नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने, और इधर इन्होंने, और सूबों में तो इनकी उससे भी ज़्यादा अरसे से हुकूमत है दोनों की। तो अब वो इतनी तवील, यानी जिनकी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, 2 दफ़ा बेनज़ीर रही हैं, और उसके बाद 5 साल आसिफ ज़रदारी सदर रहे पाकिस्तान के। तो अब ये लोग अगर इतने भी 40-50-60 हज़ार जवान ना कर सकें तो फिर तो इनको मेरा ख़्याल है कि घर से निकलने का कोई हक़ नहीं है। तो ये कोई इतना, और ये मैनेज्ड जलसे होते हैं, यानी मैनेज किए जाते हैं बाकायदा। इस तरह आप कोई वलीमे में कुर्सियाँ वर्सियाँ लगा के और स्टेज बना के करते हैं ना, इसमें भी बाकायदा। देखिए, मैं जब तक रहा हूँ पाकिस्तान में, और हमने जो सियासी जलसे, बड़े सियासी जलसे देखे हैं, कोई कुर्सियाँ नहीं लगती थी आप, दुनिया बिछती नहीं, ज़्यादा लोग ज़मीन पे बैठते थे या खड़े होकर सुनते थे। अच्छा, उस ज़माने में ज़मीन पे बैठे कोई
अब तो बिल्कुल लगता है कि अब तो जलसा स्टेज जो है है, ना वो एक कुर्सियाँ इवेंट, हैं। एक जी। ऐसा लगता है ना जैसे कोई शादी हॉल है बिरयानी या भी देते हैं क्या और है, जी। बिल्कुल। तो ये एक, तो उसमें जो है वो, अच्छा अब होता क्या है कि जब जलसा हो जाता है तो वो इसी पर फिर एक बहस चल निकलती है। अच्छा जी इतने लोग थे, उनका जी इतने लोग थे, तो जो जाहिर है कि अपोजिशन को मानने वाले हैं, उनका साथ देने वाले हैं, वो कहेंगे जी बहुत शानदार, ऐसा जलसा कभी नहीं हुआ। और जो दूसरे अपोजिशन वाले कहेंगे क्या, हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी अहम बात नहीं है, जलसा तो ठीक ठाक हो गए, और ये मैनेज जलसे होते हैं, लाए जाते हैं, लोगों को लाया जाता है उसमें। और फिर दूसरे जो एक हैं हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जी जी। फजलुर रहमान साहब की भी कितनी हुकूमत, उनकी तो उनके बहुत उनके constituency वालिद, बढ़ जाती है। जो उनके वालिद मुफ्ती महमूद जो है वो चीफ मिनिस्टर थे KPK के जब एक ज़माने में 71-72 में। उसके बाद ये फजलुर रहमान साहब की भी हुकूमत रही है वहाँ पर, और फिर इनका एक, उनकी जो दसगाहें हैं और मदरसे हैं उनके, और एक फाटा में और उस तरफ जो उनका एक असर है। तो अब ये लोग मिलके 3 करके ये 50-60 हज़ार लोगों का एक जलसा कर लेना, ये कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि ऐसा कारनामा नहीं है नहीं। कि कोई जो है। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि इस तरह के जलसों से कोई हुकूमतें जाती वाती नहीं है, अच्छा। कुछ नहीं जाती जी, हैं, ऐसे सिर्फ बहुत प्रेशर जलसे डालने होते के लिए रहते है। हैं। देखिए हमने ऐसे ऐसे जलसे देखे हैं, बता रहा हूँ ना, कि जिसमें स्पॉन्टेनिटी, लोग जो है स्पॉन्टेनियसली जनाब जो है हज़ारों लाखों की तादाद में हुए। भुट्टो साहब का के जलसे, बेनज़ीर का जलसा, इमरान खान के जलसे, अल्ताफ़ हुसैन के जलसे, लोग जो हैं वो बाकायदा, यानी उनको ट्रकों में भरकर बसों में लेकर नहीं, बल्कि वो एक खुद ही लोग आज खुद जश्न के साथ आए आ रहे हैं, एक बहुत ही उसके साथ। तो वो एक, वो जलसे जो है, तो ये जलसे 3, देखिए मसला जब बनता है, जबकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो, मसलन ये कि कोई धमाका हो जाए, कोई आप यानी कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई लोग मर जाए, वो फिर जो है वो एक बनता है इशू। अच्छा इसमें दोनों ने, इन्होंने भी ज़ाहिर है किया, और हुकूमत ने ख़ास तौर पर, और जो फ़ौज जो है उन्होंने इस बात की, उसकी सिक्योरिटी बहुत ही इस तरह रखी है कि कोई नाखुशगवार वाक़या ऐसा ना हो कि जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है ना, तो फिर लोग, हुकूमत को आना पड़ता है, उसकी मशीनरी को आना पड़ता है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको आना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो मेरा ख्याल है कि ये जो जलसे हैं ठीक है, अच्छे हो गए, लेकिन ये कि कोई ऐसे, मैं नहीं समझता कि ये इन जलसों से कोई बड़ी हिलजुल पैदा होगी, कोई बड़ा एक समझिए कि कोई तूफान आ जाएगा। अच्छा, तो अब जो ये बलूचिस्तान में जो जलसा हुआ उसमें नवाज शरीफ का बयानिया सामने आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए मेरा पहले भी ख्याल था, मैंने पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम नहीं कर सके थे, मेरा पहले भी ख्याल ये था बलूचिस्तान के जलसे से पहले कि असल जो है वो एक रुख पता चलेगा इनकी मूवमेंट का बलूचिस्तान के जलसे से। अच्छा। क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत ही हसास सूबा है, जी हमेशा और बलूचिस्तान में जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, यानी फ़ौज जो है हमारी, उसके बड़े स्टेक हैं, बड़े हाई स्टेक्स हैं। अच्छा ये आज से नहीं है, देखिए बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है, एक अजीब बदकिस्मती की बात भी कह लीजिए इसको, या जो भी कह लीजिए आप, हिसाब से बेचारा हूँ कि बलूचिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने बलूचिस्तान पे बमबारी न की हो। जी अयूब खान ने, अयूब खान के ज़माने में बाकायदा बमबारी क्रश किया गया। भुट्टो साहब के ज़माने में, अच्छा। भुट्टो साहब तो बाकायदा शाह ईरान ने उनको ख़ास तौर पर अपाची हेलीकॉप्टर्स दिए थे, जो कि इस तरह की बमबारी जो है ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं पहाड़ी इलाकों में। इसमें भुट्टो साहब ने की। उसके बाद जब फ़ौजी हुकूमत आती हैं वो तो करते ही करते हैं ये, इन सब हुकूमतों के ज़माने में। तो वो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर बलूचिस्तान में जो नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त जिन्हें हम कहते हैं, वो ज़ाहिर है कि वो एक अलहदगी की तहरीक चलाना चाहते हैं। अच्छा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बर्दाश्त नहीं करती, क्रश करती है, और उन लोगों को जो है वो अपने करीब लेकर आती है जो कि एक हुकूमतें बनाते हैं, करते हैं। लेकिन ये जो है, अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, 1988 में मैं लंदन में मैंने अताउल्लाह मैंगल, सरदार अताउल्लाह मैंगल का इंटरव्यू किया था। अच्छा 1988 जिनके बेटे जो हैं वो अख्तर मैंगल जो है वो इस PDM में अब शामिल है, पहले हुकूमत में शामिल थे पहले, उसके बाद अब इसमें शामिल हो गए, और सब नेशनल। अच्छा अब ये सब लोग अचानक इनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत बता रहे हैं, जाहिर करते हैं, होगी भी यकीनन, क्योंकि अख्तर मैंगल जो है वो
चीफ मिनिस्टर जी रहे हैं, इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा लेते हैं, उनकी पार्टी अब भी उनकी सीटें हैं। अताउल्लाह मैंगल भी चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के, जी हाँ। जब 1971-72 में वही चीफ मिनिस्टर भुट्टो साहब ने बनाया था उन्हें। अच्छा, अब वो फिर जद्दोजहद की लड़ाई, अलहदगी की लड़ाई, ये भी लड़ाई लड़ते रहे उनकी, यही सब सरदार यही लोग लड़ते हैं ना सर। जी हाँ, पीछे से यही। वो जो है अताउल्लाह मैंगल, उन्होंने बहुत साफ साफ मुझसे कहा, वो इंटरव्यू मेरा रिकॉर्डेड भी है और छपा हुआ भी है, मौजूद भी है मेरे पास। उन्होंने कहा सीधा सीधा, उन्होंने कहा शाह साहब, हम तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी लॉटरी किसकी बक्से से निकलती है। मैंने शायद पहले भी ये बात किसी एक प्रोग्राम में कही थी, बताई थी। अच्छा, लॉटरी निकलने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान की आज़ादी जो है वो किसकी मदद से होती है, अमेरिका की मदद से, रूस की मदद से, इंडिया की, अफगानिस्तान की, किसी भी मदद से। तो बलूचिस्तान में देखिए, बलूचिस्तान में बहुत ये जो कौम परस्त जो हैं वो उनकी जद्दोजहद बहुत पुरानी है और मजबूत है। तो वो अब बाहर, आज ही अख्तर मैंगल साहब ने तकरीर की नेशनल असम्बली में, और उसमें उन्होंने ख़ुद नाम बताया उन सब लोगों के जो कि अलहदगी की तहरीक में जो बहुत सरगर्म है, जो बाहर रह रहे हैं। बुकटी के बेटे हैं, औलादे हैं बुकटी की, इनकी मरी की, खैरबश मरी की औलादे हैं इनके। और ये इनका ख़ुद भी, मुझे एक और एक लीडर, बड़े लीडर थे वो भी बलूचिस्तान के, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था, मैं गया था कोयटा, तो कहने लगे कि साहब बात ये है कि ये जो है हमारे नाम पर, बलूचिस्तान के नाम पर ये बहुत से लोग आके पैसा वैसा, यानी सियासत में आके कमाते रहते हैं। तो अब वक्त आ गया, अब हमने सीख लिया है ये कि अब हम जो है वो हम खुद भी अपना हिस्सा वसूल करेंगे। अच्छा। तो वो अब यानी सियासत में नेशनल, यानी जो सियासत है पाकिस्तान की, उसमें शामिल होकर वो लोग भी जो कि एक कौम प्रस्तावना जज्बात रखते हैं, तो वो भी आकर अपना हिस्सा ले रहे हैं और बनते रहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि ये बलूचिस्तान का जलसा, क्योंकि देखिए लाहौर का जलसा हुआ पहला और उसके बाद हुआ कराची का जलसा, दोनों में ऐसा लगता था कि स्ट्रेटजी जो है वो उन्हें एकदम यू टर्न लिया है। मतलब पहला जलसा जो लाहौर का था उसमें साफ साफ कहा गया, नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी और सबने भी कहा कि हम कोई ये इमरान खान के हुकूमत के ख़िलाफ़ हम ये जद्दोजहद नहीं कर रहे, हमारी जद्दोजहद उनके ख़िलाफ़ है जो इमरान खान को लेकर आए हैं। अच्छा, यानी फौज जी। तो उन्होंने साफ साफ कहा, बहुत खुलकर कहा, जिस पर बहुत बात भी हुई। उसके बाद लेकिन जब कराची में, अच्छा कराची में उनको बोलने नहीं दिया गया, आसिफ ज़रदारी साहब भी अपना खेल खेलते हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया, तकरीर नहीं करने दी उनको, नवाज शरीफ साहब को, शायद वो नाराज़ भी रहे होंगे। उस जलसे में बिल्कुल यूटर्न हो गया, उसमें सब ने कहा कि नहीं हमारा फ़ौज से कोई झगड़ा नहीं है, हम तो इमरान खान को हटाने के ख़िलाफ़ तहरीक करा रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक रिवर्स, एक यानी जो बयानिया जो है बदल गया। अच्छा, बलूचिस्तान में आने के बाद जब जलसा हुआ तो मैं देखना मुझे यही था कि बलूचिस्तान में क्या करते हैं। तो बलूचिस्तान में तो बहुत ही और कई कदम आगे चले गए। अच्छा, क्योंकि बलूचिस्तान में देखिए एक जो अहम बहुत बातें हैं ना, जो बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं, जो लोग बज़ाहिर नहीं समझ रहे बातें, अचकज़ई साहब ने, बहुत पुराने लीडर हैं, उनके वालिद होते थे अब्दुल समद अचकज़ई, उनके ये बेटे हैं महमूद अचकज़ई जो कि अब वो पार्टी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये जो एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक ये सरहद है, हम इसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये एक बहुत संजीदा बात इसलिए है, टेरिटोरियल आपकी नहीं, इसलिए है कि नहीं ये एक मुतनाज़ा बॉर्डर रहे हमेशा अंग्रेज़ों के ज़माने से। तो एक अंग्रेज़ जो थे उन्होंने एक ड्यूरेंट लाइन बना दी थी, डिमार्केशन कर दी थी कि इस ड्यूरेंट लाइन के उस तरफ अफ़गानिस्तान और इस तरफ पाकिस्तान है। अच्छा, अफ़गानिस्तान ने कभी इस ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वो उस इलाके में जो पाकिस्तान का इलाका समझा जाता है, कबायली इलाके जो हैं, उस पर वो अपना हक़ समझते हैं। जी हाँ, ये उनका जो है, इसलिए उन्होंने कभी सरदार दाऊद जब आए थे, सदर बने थे, और उसके बाद जो आए थे वो बाकायदा ओपनली, और ये जो नैप इनकी जो पार्टी है, नेशनल अवामी पार्टी, जो अवामी नेशनल पार्टी हो गई है, इन लोगों के लोग जो हैं वो बाकायदा उनके साथ यानी इसमें शामिल थे इस बात में। अब अचकज़ई साहब ने दोबारा उसको रिवाइव किया है। अच्छा, ये बात क्योंकि तालिबान का झगड़ा इसमें सब ख़त्म हो गई थी, अचकज़ई साहब ने दोबारा, ये बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है, हाँ, ये इसको इन्होंने रिवाइव किया है कि साहब ये हम ड्यूरेंट लाइन जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसको बांध देंगे। तो ये तकरीर फिर वो एक बहुत ही बेवकूफ़ सा आदमी है, वो एक ओवैस नूरानी है। मैं जानता हूँ बचपन से, जब ये नूरानी साहब का
उनका बेटा था शाहबाज दुरानी का, जी। बचपन से एक यानी एक होते हैं ना कि एक स्लो लोग जो होते हैं ना, ये उस तरह का एक अच्छा। है नूरानी। वो जाकर उसने जनाब जो है वो कि स्लिप ऑफ टंग हो गई कि जी हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे। जी। तो वो खैर वो ज़ाहिर है वाकई सोचे स्लिप ऑफ समझे टंग बोल। होगी, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है बलूचिस्तान से या उसकी बलूचिस्तान की तहरीक से। अगर जी। मैंगल कहें तो समझ में आती है बात। तो ये एक सिलसिला उनका चल रहा है। मेरा ख्याल है अब 3 हफ्तों का एक ब्रेक है, जी। उसके बाद देखेंगे कि वो इनका जो प्रोग्राम है एक मुख्तलिफ और शहरों में जलसे करने का और फिर एक बाकायदा वो रैली निकालने का, तो वो कहाँ पहुँचती है तो पता चलेगा तो कुछ। ये कामयाब हुई है या ये इत्तेहाद आगे बरकरार रहेगा? कि ये आपने वैसे कवर काफ़ी हद तक किया है, लेकिन बस ये रह गया कि जब मज़ीद और अब होंगे तब पता चलेगा कि इसकी कामयाबी के क्या चांसेस हैं। हाँ नहीं देखिए, इत्तेहाद बड़े शुबहात हैं कि इत्तेहाद जो है वो कायम रहे। जी। बहुत बातें हो रही हैं ख़ास तौर पर इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी मुमकिन है कि वो ज़्यादा देर नून लीग के साथ ना चल सके। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है फ़ौज वौज के ख़िलाफ़। देखिए पीपल्स पार्टी का कोई ज़्यादा स्टेक नहीं है इस सारे खेल में। अच्छा। क्योंकि पीपल्स पार्टी को मालूम है कि आज ये हुकूमत गिर भी जाए, आज नए इलेक्शन हो भी जाए, पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं है उसमें पावर में आने का फेडरल लेवल पर। ओके। सिंध है, सिंध में अब भी बैठे हुए हैं वो, सिंध में कल शायद फिर आ जाए इलेक्शन के नतीजे में, मुश्किल भी हो सकता है ना। लेकिन तो उनका कोई स्टेक जो कि नवाज शरीफ नून लीग का स्टेक, नून लीग जो है वो तो अपना हक समझती है ना कि वज़ीर आज़म हम 3 बार रहे, चौथी बार भी अंदर रहना है, हमारे बाद हमारी बेटी को रहना है, हमारे भाई को रहना है, हमारे भतीजों को रहना है। वो तो उनका हक समझते हैं अपना, इसलिए नाराज़ भी हैं बहुत ज़्यादा वो उनसे भाजपा से। तो ये जो है तो वो उनका सिर्फ मसला एक है नवाज शरीफ का, वो पीपल्स पार्टी का, आसिफ जरदारी का, कि उनके खिलाफ जो नैब के केसेस हैं वो चाहते हैं उनमें उन्हें कुछ सहूलत मिल जाए। तो अगर जैसा कि कुछ आसार लग भी रहे थोड़े बहुत, अगर फ़ौज ने इमरान खान का भी देखिए, इमरान खान का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, लेकिन इमरान खान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ज़्यादा है। इतना आसिफ जरदारी की इतनी ज़्यादा बात नहीं करते वो उनके ख़िलाफ़। तो मुमकिन है कि अगर उनको, ज़ाहिर है कि वो उन्हें कोई एनआरओ तो नहीं दे सकते, ना देंगे, लेकिन उन्हें ये सहूलत दे सकते हैं कि स्लो प्रोसेस को स्लो कर दें, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं और उनका प्रोसेस कुछ स्लो कर दें। तो अगर पीपल्स पार्टी के साथ जो मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी साहब बड़े शातिर आदमी हैं, वो यही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को आगे बढ़ाकर। बेटा तो बेचारा ज़ाहिर है अभी बहुत ही मासूम सा है, उसको अभी ये सब पेचीदियाँ नहीं जानता होगा, लेकिन पीछे से जो सारा खेल है जरदारी साहब का है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कुछ इस तरह की कोई डील उनकी हो गई उनकी, तो फिर वो जो है मुमकिन है कि वो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से निकल भी गई तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जंग तो पंजाब में लड़ी जा रही है। ठीक है। देखिए जंग पंजाब में लड़ी, पंजाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीपल्स पार्टी के रहने या ना रहने का। पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ सिंध है, सिंध के साथ। इसी तरह KPK में वहाँ पर कबायली इलाका, उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग है, फजलुर रहमान साहब, और बलूचिस्तान में ये कौम परस्त तंजीम है, ये 2 स्ट्रॉन्ग है। तो ये लोग रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई डील कर भी ली पीपल्स पार्टी ने और वो निकल भी गए, तो PDM पे कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। ठीक जी जी। तो क्या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात हैं, और आप क्या समझते हैं कि इमरान खान मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए बात ये, मैं तो नहीं समझता कि कोई मुज़ाकरात के इम्कानात हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए अब बड़ी बात कर रहे हैं। अब वो कहाँ तो उन्होंने ना धाएँ गोलाबारी की है फ़ौज के ऊपर, और उनके जो है वो सरबराह पर, बाजवा साहब पर, और जो ISI के चीफ़ हैं फैज़ हमीद, उन पर। लेकिन अब बात कर लेंगे साहब मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब उनकी जो दूसरी नंबर की क़यादत है, अपने ख्वाजा आसिफ हैं, और ये है शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ये सब लोग के जी मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, भी मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात का मसला क्या है, वो मुज़ाकरात चाहते हैं फ़ौज के साथ। अच्छा, हुकूमत के साथ? हुकूमत के साथ नहीं चाहते, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे वो तैयार हो गए तो
ठुस समझिए कि उनकी सारी जो अब तक का काम है वो बिल्कुल सारा उनका जो है वो पूरा का पूरा गेम जो है, हिकमत अमली यही है कि किसी तरह वो फौज को, अच्छा फौज नहीं करेगी। देखिए इमरान साहब ने एक पिछली तकरीर में फौज को भी बड़ा कड़े हाथों लिया है कि भाई ये क्यों मिले जाकर, ये क्यों मिल रहा है, उनसे क्या देना चाहते हैं, और मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं कोई इसकी बात ये है कि अब फौज जो है, फौज सिर्फ उसी सूरत में आएगी जबकि कोई अम्मा का लॉ एंड ऑर्डर का कोई बड़ा मसला पैदा होता है तो शायद, और वो भी अगर हुकूमत बुलाएगी तो आएगी, वरना मैं नहीं समझता कि फ़ौज जो है वो किसी जो कि वो बाकायदा कह चुके हैं ना कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपकी सियासत से। खैर वो कहने की बात है, वैसे तो सबको पता है कितना गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन बहरहाल तो वो दिखाने ही के लिए सब जो कुछ होता रहेगा वो बैक पीछे चलता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि, और ये अगर अपोजिशन जो है वो इमरान खान के साथ, और इमरान खान साहब भी शायद ना करें। अच्छा, तो क्या इमरान खान और फौज एक सफ़े पर आ जाएंगे आप क्या कहते हैं, या अभी हैं एक सफ़े पर, दोनों एक ही साथ हैं? हाँ, कहा यही जा रहा है, लेकिन ये एक सफ़ा क्या होता है मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। वो भाई किताब में एक सफ़ा नहीं होता भाई, पूरी किताब होती है। यानी और भी एक सफ़ा तो वो होता है कि जिसको कि आप किताब से फाड़ के फेंक देते हैं जी, वो सफ़ा। ये पूरी किताब है भाई। अच्छा। पूरी किताब में जनाब जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। पूरी किताब जो है वो जब तक आप वो किताब दोनों जो है एक साथ बैठकर ना पढ़ रहे हो तब बात है। तो अभी देखिए कोई चॉइस नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं है, और इमरान खान साहब के पास भी कोई चॉइस नहीं है। अच्छा। और इमरान खान साहब जो है ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत इस वक्त कम है, हुकूमत में तो है, वो खुद बहुत मजबूत आदमी है, लेकिन हुकूमत उनकी कमज़ोर है इस वक्त और मसाइल का शिकार है बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कह रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में, क्या कह रहा है मुस्तकबिल? अब सियासत का ऊँट किस करवट बैठने वाला है? देखिए कुछ पता नहीं, पाकिस्तान की सियासत का जो ऊँट है ना वो जो कहते हैं ना कि उसका पता नहीं होता, उसका कुहान किधर है, उसकी गर्दन कहाँ है, वो बड़े अजीब व गरीब सा ऊँट है पाकिस्तान की सियासत का, वो क्या किस करवट बैठेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये इनकी मूवमेंट जो है अगर कोई ऐसा बड़ा वो ना कर पाई कि जिससे हुकूमत जाने का ख़तरा हो या इस्टेब्लिशमेंट जी, और सेनेट के अगर इलेक्शन हो गया मार्च में, मार्च तक ये सर्वाइव कर गई हुकूमत और सेनेट के इलेक्शन हो गए, तो फिर खेल अपोजिशन का ख़त्म, की सियासत ख़त्म, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, तो अब पाकिस्तान को छोड़ते हैं और हम अमेरिका की तरफ चलते हैं। अब अमेरिका में आजकल आपको मालूम है कि इलेक्शन की कैंपेन जोरों पर है। आपके ख्याल में कौन जीतने वाला है, ट्रम्प या भाई? अब ये तो किसी नजूमी से पूछना पड़ेगा। ख्वाहिश तो यही है हमारी और बहुत सब दोस्तों की भी कि भाई बिडेन कामयाब हो जाए, और क्योंकि हमारे ट्रम्प साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े कमाल दिखाए सरसे में, और एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल से आदमी है, और हमारे लिए इसलिए हम होता है जो नॉन अमेरिकन हैं कि भाई अमेरिका एक पूरी दुनिया की सियासत पर असरअंदाज होता है, ज़ाहिर है, तो इस वजह से तो हमारी ख्वाहिश, लेकिन इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो यही हैं कि बिडेन जीत जाएंगे, ट्रम्प नहीं जीतेंगे। जितने भी पोल्स हैं उनका एवरेज और सब जो है वो, और अच्छे मार्जिन के साथ वो ये कह रहा है कि बिडेन साहब जीतेंगे। मेरा अपना अभी ज़ाती ख्याल भी है, मैंने बहुत पढ़ा पिछले दिनों में, मुस्तकिल मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा अपना ख्याल यही है कि जो बिडेन जो है वो हरा देंगे ट्रम्प को। अच्छा, थैंक यू शाह साहब, बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं और आइंदा हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।